हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों आज डेट है 28 फरवरी। हम देखते हैं करंट अफेयर न्यूज़ में कौन कौन सी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो, हम मैप देख रहे थे तो मैप की अगर बात करें तो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ठीक है, अफ्रीका, देन यूरोप गए हम, यूरोप से ऑस्ट्रेलिया गए, देन एशिया। अब धीरे धीरे हम इंडिया पे आएंगे। इंडिया के बाद अंटार्कटिक और आर्कटिक, ठीक है, ये ऊपर वाले हम दोनों देखेंगे। ऊपर आर्कटिक ओशियन है, नीचे अंटार्कटिका है, तो इनको भी हम दोनों देखेंगे दोस्तों। इसमें देखो, एक तो ये वाला पोर्शन जो है ना, इसमें ये थोड़ा सा अभी टाइमलाइन भी रहा, क्योंकि आपको पता है कि यूएसए में बहुत ज़्यादा ठंड भी पड़ी, क्यों हुआ वो रीजन में हमने पढ़ा था। तो ये वाला थोड़ा सा हम देख लेंगे, हो सकता है शायद उधर से मैपिंग से क्वेश्चन बन जाए। और अंटार्कटिका में एक दो प्लेसेस है वो भी हम देख लेंगे, ठीक है। तो इतनी चीज़ें हम देखेंगे। हो सकता है, देखो दोस्तों, मैं आपसे पहले एक डिस्क्लेमर दे रहा हूँ कि मे भी हो सकता है आपको मतलब 10 मार्च तक थोड़ा सा शेड्यूल अप एंड डाउन हो सकता है, ठीक है, न्यूज़पेपर को लेके। एक्चुअली मैं अभी मुंबई में हूँ दोस्तों, मैं कल मुंबई आया हूँ, तो कुछ है फैमिली रीजन्स हैं, तो अभी वो भी मैं बताऊँगा, अभी टाइम आने दो। तो इस वजह से हो सकता है आपको 10 तारीख तक थोड़ा सा न्यूज़ आगे पीछे मिल सकता है, तो सॉरी फॉर डैट। बट मैं कोशिश करूँगा कि कल से मैं मतलब 6 AM आपको न्यूज़ दे पाऊँ, ठीक है। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, न्यूज़ आपको डेली मिलेगा। मेरी कोशिश ये रही कि मैं आपको एटलीस्ट डेली न्यूज़ प्रोवाइड करा दिया करूँ। आगे बढ़ते, देखो यहाँ पर टर्की है। मैप में देखो आपको क्या देखना है, मेडिटेरियन सी से किसका बॉर्डर, कौन कौन किस किस देश की सीमा लगती है। सिंपल सी चीज़ ये है। रेड सी से किस किस की सीमा लगती है, और रेड सी कहाँ पे, आपको ये पता होना चाहिए। मेडिटेरियन सी कहाँ पे और किस किस देश से सीमा लगती है, ये पता होना चाहिए। ब्लैक सी मैंने पढ़ा रखा है, कैस्पियन सी पढ़ा रखा है, आरल सी पढ़ा रखा है, ठीक है। गल्फ ऑफ ओमान, पर्शियन गल्फ, गल्फ ऑफ अडान, गल्फ ऑफ अकाबा, गल्फ ऑफ स्वेज कैनाल जिसको बोलते हैं, ठीक है, गल्फ ऑफ स्वेज भी बोलते हैं। तो ये सारी देखो, ये सारे पॉइंट्स हैं। अगर आपने इतने मार्क कर रखे हैं तो आपसे लगभग लगभग सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। एक दूसरा क्वेश्चन आजकल आने लगा है, जो यूपीएससी के नए पैटर्न में ऐड किया है। 2018 में उसने क्वेश्चन पूछा कि जैसे अफगानिस्तान का काबुल हो गया, ऐसे टर्की की अंकारा, ऐसे करके ना कई कंट्रियों को उन्होंने मैच ऑफ द फॉलोइंग पूछ दिया कि ये देश है, कौन इसकी सिटी मैच कर रही है कि नहीं, आपको ये बताइए। तो अभी आपको देखो एक चीज़ और नया देखना पड़ेगा कि आपको कैपिटल भी याद करने पड़ेंगे कि किस सिटी का कौन सा कैपिटल है। इसलिए क्योंकि देखो आजकल ऐसे भी मैचिंग करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब मैपिंग से तो 2 क्वेश्चन रहते ही हैं। तो आप देखो, जो एक तरह से मैं बताऊँ तो पहले जियोग्राफी पूछी जाती थी ना, पहले की ज्योग्राफी दोस्तों मतलब थ्योरेटिकल बेस पे ज़्यादा पूछी जाती थी। लेकिन अभी क्या है, ज्योग्राफी का थोड़ा सा पैटर्न भी चेंज हो, तो क्वेश्चन कम आने लगे हैं, पहली चीज़। दूसरा ये है, देखो मैप से 2 क्वेश्चन आते हैं, ये फिक्स है आपका। मैप के साथ साथ क्या करते हैं, जैसे प्लेसेस वगैरह को लेके, ऐसे नाम को लेके, ऐसे कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन ऐसे पूछ लिए जाते हैं। तो 3 से 4 क्वेश्चन ही आते हैं ज्योग्राफी से, मतलब मैक्सिमम 5-6 मिल जाएंगे, लेकिन जिसमें से 3 से 4 आपके मैपिंग बेस्ड ही हो जाते हैं। तो ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, इसको अच्छे से करिए थोड़ा सा, क्योंकि आपको ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा। जिसके पास ऑक्सफोर्ड स्कूल नहीं है, ठीक है, एटलस नहीं है, वो प्लीज़ परचेज कर लीजिएगा। 100 और 150 के आसपास आएगा। आई रिक्वेस्ट यू कि प्लीज़ आपको खरीद लीजिए, आपको बहुत मदद करेगा। दुनिया का कोई भी एग्जाम, मतलब इंडिया का कोई भी एग्जाम देंगे उसमें हमेशा वो आपको मदद ही करेगा, ठीक है। अब देखो, अगर साउथ एशिया की बात करें तो देश आते हैं पाकिस्तान, हमारा प्यारा भारत, इंडिया, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका और आपका मालदीव आ जाता है नीचे, ठीक है। इतने कंट्री याद रखिएगा। अगर फिजिकल मैप की बात करें तो इंडिया के बारे में हमें डिटेल से पढ़ना है, तो अभी हम यहाँ नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। अब इतना बस डाल लीजिए, इस साइड को वेस्टर्न सहारा कहते हैं, वेस्टर्न घाट कहते हैं, ईस्टर्न घाट कहते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखिए, डेक्कन प्लेटू यहाँ बीच में है। इतनी थोड़ी सी चीज़ें याद रखिएगा। सहारा मुसलम ये जो राजस्थान में डिजर्ट मिलता है आपको, 3rd डिजर्ट का ही पार्ट है, ठीक है। तो ये भी याद रखेंगे। बाकी इसमें देखो अभी हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जब भारत पढ़ेंगे ना, तो भारत और उसके पड़ोसी देश एक साथ देखेंगे, तो वहाँ पे हमारा सारा चीज़ें हो जाएंगे। अब सेंट्रल एशिया की बात करें तो देखो, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और अफगानिस्तान, ये सेंट्रल एशिया की कंट्रियाँ हैं। इनको देखो एटलीस्ट आपको जो मेजर सिटीज़ है या तो फिर इनकी कैपिटल है वो आपको याद होना चाहिए। जैसे हरात इसकी, अफगानिस्तान की बात करें तो एक मेजर सिटी है, कैपिटल इसकी काबुल है। तुर्कमेनिस्तान, ठीक है, अज़गाबाद। ऐसे ही बाकू अजरबैजान, ठीक है। तो ऐसे ही आप करके याद रखिएगा। अस्थाना जैसे आप देखो कजाकिस्तान की है, तो ऐसे ऐसे कंट्री आपको याद रखिए। बिस्केक, किर्गिस्तान। तो देखो मेजर सिटीज़ नहीं याद रख सकते, एटलीस्ट कैपिटल याद रखो, क्योंकि देखो ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज़्यादा है। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ दोस्तों कि प्लीज़ इसको याद रखिएगा। अब देखो फिजिकल मैप में बात करें इसको, तो फिजिकल मैप में ये जितने भी मतलब वो लो लैंड अपलैंड है, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। इससे क्वेश्चन आज तक कभी बने भी नहीं है, पूछे जाने के चांसेस भी नहीं है, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, जो लेक है इसमें, ठीक है, लेक आपको याद रखना है। अरल सी कहाँ पे है, किन किन देश से बॉर्डर लगता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है।
जैसे लेक बलखास है, तो ये आपको याद रखना है कि कहाँ पे है, तो कजाकिस्तान के अंदर है, ठीक है। उसके बाद अरल सी की बात करें, दो देशों से इसका बॉर्डर लगता है, उज्बेकिस्तान और आपको कजाकिस्तान से। तो ये आपका ये पॉइंट्स आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। कैस्पियन सागर से मैंने बता रखा है कि कैस्पियन सागर से कौन कौन सी कंट्री लगती है। अब देखो ईस्ट एशिया की बात करें तो ईस्ट एशिया में देखो मंगोलिया, जिसकी कैपिटल है, जिसकी कैपिटल दोस्तों उलन बटार, ये याद रखिएगा। चाइना की बीजिंग, नॉर्थ कोरिया की प्योंगयांग, साउथ कोरिया का सियोल। अच्छा एक चीज़ और, अभी देखो नॉर्थ कोरिया है तो याद आ गया मुझे, ये यूपी पीसीएस में भी 2018 में पूछा गया था, और राजस्थान पीसीएस अगर आप आरएएस देंगे 2018 का तो उसमें पूछा गया था कि नॉर्थ कोरिया के, ठीक है, किम जोंग किंग और यूएसए के प्रेसिडेंट कौन, डोनाल्ड ट्रंप, पहली बार कहाँ मिले थे, सिंगापुर में। अभी कहाँ मिल रहे हैं, हनोई, ठीक है, हनोई में मिल रहे हैं, कहाँ, वियतनाम। तो ये याद रखिए, हनोई कैपिटल है इसकी, वियतनाम की। तो ये आप प्लीज़ याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन ये बन सकता है, क्योंकि देखो आरएएस का जो लोग एग्जाम देते होंगे, जो लोग राजस्थान से होंगे, आरएएस का एग्जाम दिया होगा आप, अगर आपने 2018 का पेपर देखा होगा तो उसमें आया था ये क्वेश्चन। और अभी जो पीसीएस का जिन्होंने दिया होगा 2018 का पेपर, उसमें भी पूछा गया था, ठीक है। तो ये प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो फिजिकल मैप की बात करें तो इसमें देखो गोबी डिजिट आपको याद रखना है, ठीक है। अल्टून साहब थोड़ा सा याद रखिए कहाँ पे है, हिमालयन रेंज के ऊपर ही क्या है, तिब्बत प्लेट्यू है, तिब्बत का पठार, आपको याद रहेगा। बाकी इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें याद रखने की ज़रूरत नहीं है। रिवर वगैरह मैं एक अलग सी वीडियो इस पर बनाऊंगा, जो वर्ल्ड मतलब एशिया में जो रिवर्स है वो आपको भी एक बार देखना है, ठीक है। बाकी देखो वियतनाम ये है, तो यहाँ पे हनोई, ठीक है, हनोई में अभी मिले दोनों, याद रखिए, किम जोंग किंग और आपका डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है। अब देखो ये म्यांमार है, थाईलैंड, ठीक है, ये लाओस देखो लैंडलॉक कंट्री है, एक चीज़ याद रखिएगा, लाओस लैंडलॉक कंट्री है। देन आगे बढ़ेंगे तो वियतनाम, देन ये वाला पोर्शन कंबोडिया, देन मलेशिया देखो पूरा ये है, ठीक है, ब्रुनई यहाँ पे है आपका, ये पूरा इंडोनेशिया है आपका, ठीक है, और ये ग्रीन कलर वाला आपका फिलीपींस है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। कुछ मेजर सी याद रखिएगा, अंडमान सी याद रखिएगा, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, और इसके सबसे पास वाला द्वीप देखो सुमात्रा है। ये भी यूपीएससी 2018 या 17 में, जहाँ तक मुझे आ रहा है 18-17 में साथ पूछा था, 17 या 18 किसी में से पूछा जा चुका है, मुझे एग्जैक्टली डेट मतलब किस ईयर याद नहीं है, बट ये पूछा था कौन सा इसके सबसे पास में है। तो एक ऑप्शन श्रीलंका दे दिया था, एक ऑप्शन सुमात्रा दे दिया था, एक यहाँ पे म्यांमार का कुछ आइलैंड था उसका नाम दे दिया था। तो यहाँ पे अंडमान के पास में कौन है, सुमात्रा है। अब देखो ये आपको कब दिखेगा, जब आप एटलस देखेंगे अपना ना, स्कूल एटलस देखेंगे, वहाँ पे आपको ये चीज़ समझ में आएगी। अब ऐसे कि गूगल इमेज में हमें चीज़ें नहीं समझ में आती, ऐसे हम इमेज पे देखते तो सारी चीज़ें हमें नीचे क्या है नहीं दिखता, लेकिन जब एटलस में देखेंगे तो आपको पूरा का पूरा मैप दिखेगा, राइट। तो आपको पूरा एशिया का मैप दिखेगा, तो वहाँ पे आपको चीज़ें अच्छे से और समझ में आएगी। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि दोस्तों एटलस प्लीज़ प्रेफर किया करिए, अपने पास रखा करिए, वो आपको हमेशा काम देगा। देखो साउथ चाइना सी इसको 9 डेज लाइन भी बोलते हैं। देखो वियतनाम का बॉर्डर इससे लगता है, ये भी याद रखिएगा। इधर मलेशिया से, ब्रुनई से, फिलीपींस से, ये मेजर देश है जिनके इसका बॉर्डर लगता है। सेल्बस सी मैंने बता रखा था, सोलू सी यहाँ पे है, तो ये भी याद रखिएगा, ठीक है। मेजर जावा सी मैंने बता रखा था, सुंड्रा स्टेट ये पे है, मलक्का स्टेट ये है, ठीक है। ये मैंने बहुत बार रिवीजन भी कराया। अभी मैप वाला मैप की पीडीएफ बना रहा हूँ दोस्तों, तो वो भी बहुत जल्दी हम डिस्कस करेंगे। इवन देखो मैंने थोड़ा सा डिले इसलिए किया था कि देखो मैंने बताया था कि आपको कि हम थोड़ा सा लेट, मुझे कुछ काम है, तो मैंने आफ्टर 10 मार्च, ठीक है, हम रिवीजन वाला सेक्शन स्टार्ट कर देंगे। मतलब 2019 का जो हमारा टारगेट है उसको स्टार्ट कर देंगे। उसके अलावा एक चीज़ और, बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि सर जो आपने 90 डेज स्ट्रेटजी का पीडीएफ दिया है ना, उसमें कुछ टॉपिक नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिए, ठीक है। तो 90 डेज स्ट्रेटजी है ना, उस पीडीएफ के जितने भी टॉपिक्स है ना, एक एक टॉपिक्स को, एक एक पॉइंट्स को मैं आपसे डिटेल में डिस्कस करूंगा कि हम ये इस बार क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों इंपॉर्टेंट है, और कहाँ इसका यूज़ हो जाएगा और कहाँ से आपको ये मिलेगा। तो उसको भी हम डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। जिन्होंने अभी तक वीडियो नहीं देखा है, इस वीडियो को जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। और इस पर मैं उसके वाले पीडीएफ जो 90 डेज का प्लान है, उसके पीडीएफ पे आपसे चर्चा करूँगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो देखो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हम देख रहे थे दोस्तों। तो देखो जो आपका तीसरा कॉन्स्टिट्यूशन मतलब इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है, उसमें है ये आपका 7वें नंबर का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। देखो हमने 2 पढ़ रखा था, पहला कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट और दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पढ़ रखा था। 3, 4, 5 और 6 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। 7वां ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाएगा क्योंकि देखो इसके द्वारा क्या हुआ, इस संशोधन के द्वारा भाषा के आधार पर, ठीक है, इस संशोधन के द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया, जो अगली 3 श्रेणियों में राज्यों को वर्गीकरण को समाप्त करके राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में विभाजित किया गया था। तो आपसे ये पूछा जाता है 7वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कब हुआ, तो याद रखिएगा कब हुआ था दोस्तों, ये हुआ था आपका 1956 में,
1956 ये आपको डेट याद रखनी है, ठीक है। उसके अलावा 7वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किससे था। अब देखो आपको अगर मैं बात कर रहा हूँ, जब JPV समिति की बात की जाती है जिसमें जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, ठीक है, बहुत इसमें थे। तो इसमें मेनली देखो सॉरी, देखो जो सरदार पटेल थे ना, वो कभी नहीं चाहते थे कि भाषा के आधार पर क्या हो, राज्यों का पुनर्गठन हो। क्यों? क्योंकि देखो उन्होंने 600 राज्यों को पुनर्गठित किया था, मतलब 600 राजा रजवाड़े जो रियासतें थी उन्होंने एकीकृत किया था। तो उनको ये लगता था कि यार अभी तो मैंने 600 लोगों को मिलाया है, अभी ये भाषा के आधार पर मांग रहे हैं, कल को कहेंगे हमें अलग होना है, कल को हमें कहेंगे कि नहीं हमें ये चीज़ें चाहिए, तब हम आपके साथ रहेंगे। तो ये बहुत ही घोर विरोधी थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और आपके सरदार पटेल। ये दोनों लोग नहीं चाहते थे कि भाषा के आधार पर क्या हो, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हो। हम उन्होंने ये मानते थे कि भारत क्या एक यूनिटी है, ठीक है, हम एक यूनिट देश है, तो हमें एक साथ मिलकर रहना चाहिए, हमें भाषाओं का मतलब अलगाववाद नहीं चाहिए। तो वही बाद में होता है कि आंध्र प्रदेश बनता है, ठीक है। आपसे ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि पहला राज्य कौन सा बना, ठीक है, तो वो आपको याद रखना बस। उसके बाद देखो 9वां संविधान संशोधन होता है। इसके तहत देखो इसके अंतर्गत देखो प्रथम अनुसूची मैंने बताई थी आपको, टोटल शुरू में 8 थी, अभी कितने हैं, 12 हैं। तो ये भी याद रखना है कौन कौन से अनुसूचियां हैं, आप किससे रिलेटेड है तो याद रखिएगा। अनुसूची 1 देखेंगे तो उसमें संघ राज्य क्षेत्र, उसके क्षेत्रों के बारे में दिया गया है। तो इसमें संशोधन करके 1958 में संधि की गई पाकिस्तान से, इसके तहत बेरूबारी खुलना क्षेत्र पाकिस्तान को दे दिया गया था, ठीक है। बेरूबारी और खुलना क्षेत्र पाकिस्तान को दे दिया गया था। तो ये पॉइंट से याद रख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अभी देखो इंडिया पाकिस्तान का मतलब बहुत ज़्यादा गर्मा गर्म माहौल भी चल रहा है। अभी एक सबसे बड़ी दुख की बात हो गई दोस्तों कि हमारे देश के फाइटर प्लेन उड़ाने वाले, उनको पकड़ लिया गया, अभिमन्यु शायद समथिंग नाम है उनका, ठीक, मुझे एग्जैक्टली नाम याद नहीं है दोस्त। तो उनको पकड़ लिया गया। अब पाकिस्तान ये कह रहा है कि नहीं हम हमारे कब्जे में है, वो मिसिंग है, मतलब हमारा एक फाइटर प्लेन भी मिसिंग है और हमारे एक पायलट भी मिसिंग है। पता नहीं अब पाकिस्तान ने पकड़ा है या फिर वो ऐसे ही मतलब कह रहे हैं कि नहीं हमने पकड़ रखा है। आपको पता है कि अभी बुधवार को हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया था अर्ली मॉर्निंग, ठीक है। तो उसके बाद वहाँ तब से ही उस टाइम से एक हमारा पायलट और एक हमारा जहाज़ मिसिंग है, ठीक है। तो देखो एक चीज़ इंडिया ने एक चीज़ अच्छी की, इंडिया ने कभी देखो सिविलियंस पे वॉर नहीं किया। इंडिया पाकिस्तान में घुसा जरूर, जो उसको POK बोलते हैं, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर बोलते हैं, हम घुसे जरूर थे उसमें, लेकिन देखो ना हमने सिविलियंस पे हमला किया, ना ही हमने आर्मी उनके बेस पे किया। कि देखो हमने आर्मी से हमारा झगड़ा नहीं था उनके, ना हमारे उनके सिविलियन से झगड़ा था। हमारा झगड़ा किससे? आतंकवाद से। तो हमने आतंकवादी संगठन जितने उनके घर थे जहाँ पर उन्होंने कैंप लगा रखे थे, हमने वहाँ पे हमला किया, ठीक है। तो वहाँ पे हमने हमला किया। तो देखो अब ये एक हमारा एक अच्छा परिचय है। लेकिन पाकिस्तान ने उल्टा क्या किया, पाकिस्तान ने अभी कल अपने फाइटर जेट प्लेन भारत के टेरिटरी में घुसाए, ठीक है, और हमला करने की कोशिश कहाँ पे की, नाकाम तो हो गए वो, लेकिन उन्होंने कोशिश कहाँ की, भारत का जो जो आर्मी बेस है वहाँ पे उन्होंने हमला करने की बात की। तो आप देखो नीयत में कितना फ़र्क है, हमारा नीयत एकदम क्लीन और साफ़ है, और इनका नीयत देख लो कि हमारे आर्मी के बेस पे, हमारे आर्मी से तो कोई लेना नहीं था, फिर भी उन्होंने हमारे CRPF के जवानों पर हमला कराया, ठीक है। तो ये अंतर है हमारे और पाकिस्तान के बीच में। तो ये भी आप एक चीज़ या मतलब आप आंसर आइटम अगर कभी लिखो तो ये भी चीज़ें आप लिख सकते हो। अब देखो रिवर की सिस्टम की बात करते हैं। देखो गंगा रिवर हमने देख लिया था, इंडस रिवर हमने देख लिया था, अब हम देखेंगे आज ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में। तो ब्रह्मपुत्र की बात करें, देखो ये सारे हैं इसकी सहायक नदियाँ, जिसमें आपको दिबांग, लोहित, बूढ़ी दिहांग, धनसिरी और आपका सुबनसिरी और मानस और तीस्ता, ये आपको सहायक नदियाँ एटलीस्ट याद रखनी है इसकी, ठीक है। इसका आपको ये सहायक नदियाँ याद रखनी है ब्रह्मपुत्र की। तब ब्रह्मपुत्र कहाँ से निकलती है, कैसे जाती है, वो भी हम देखेंगे। तो वो आंशिक ग्लेशियर से निकलती है ये, चाइना में इसको सांगपो रिवर बोलते हैं, सांगपो नदी बोलते हैं, ठीक है। और फिर ये इंडिया में प्रवेश होती है, इंडिया प्रवेश होने के बाद इसको ब्रह्मपुत्र नदी बोलते हैं। वैसे आपको बहुत बार मिल जाएगा कि अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग बोलते हैं, उसके बाद आपका असम में इसको ब्रह्मपुत्र बोलते हैं। बट इतना आपको डिटेल्स में याद नहीं रखना है, ऐसा UPSC क्वेश्चन पूछता भी नहीं है, ठीक है। आपको बस ब्रह्मपुत्र याद रखना है, ठीक है। तो अब इसको थोड़ा डिटेल में देखेंगे। ये गंगा रिवर के बारे में तो हमने पढ़ रखा था, ठीक है, अभी हमने जस्ट कुछ दिन पहले ख़त्म किया था। तो ये ऐसी इमेज है जिसमें कि आप चाहो तो गंगा रिवर को आपका रिवाइज भी हो जाएगा। तो देखो ये इसको यहाँ पर सांगपो बोलते हैं, यहाँ पे इंटर होने के बाद, ठीक है। इधर से देखो लोहित रिवर आती है, सुबनसिरी आती है, ठीक है, यहाँ पे तीस्ता आती है। इवन देखो तीस्ता पे UPSC 2017 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तीस्ता पे आपसे, तीस्ता पे 2017 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है आप पे, ठीक है। तो ये हम थोड़ा जूम व्यू करके देख लेते हैं। यहाँ पे आपको देखो आंशिक ग्लेशियर निकलती है, सांगपो रिवर बोलते हैं चाइना में, ठीक है। आगे चल के सियांग बोलते हैं इसको। अगर देखो इसके राइट साइड की, देखो ऐसे अगर रिवर बह रही है तो इस साइड मैंने बताया था आपका
लेफ्ट साइड हो जाएगा, इस साइड राइट साइड हो जाएगा। तो ये आपकी लेफ्ट साइड ट्रिब्यूटरी हो जाएगी दिबांग, लोहित, बूढ़ी दिबांग, ठीक है। माजुली द्वीप का आपने नाम सुना होगा, ठीक है, फ्लोटिंग द्वीप जिसको बोलते हैं, इसको डिस्ट्रिक्ट का दर्जा भी दे दिया गया है। तो ये ब्रह्मपुत्र नदी पे ही है, तो आप ये भी याद रखेंगे। इसके आगे बात करें तो इसके देखो लेफ्ट साइड की ट्रिब्यूटरी धनसिरी है और आपका कपिली है। इतने याद रखना, कपिली इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, धनसिरी तक आप याद रखिएगा। और उसकी राइट साइड ट्रिब्यूटरी की बात करें देखो दिहांग है, ठीक है, सुबनसिरी है, रंगा नदी भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। मानस याद रखना है आपको और आपका तीस्ता याद रखना है। बाकी ये एक बार पढ़ लीजिएगा, कहीं आया तो थोड़ा सा अगर कभी बाई चांस आ जाए तो आप एटलीस्ट याद रख सको। देखो मैंने जितने सर्कल बनाया अभी एक बार देख लीजिएगा। आंशिक ग्लेशियर से निकलती है, सांगपो नदी बोलते हैं, ठीक है। ब्रह्मपुत्र इंडिया में प्रवेश करने वाले इसको ब्रह्मपुत्र बोलते हैं। इसमें इसकी अगर लेफ्ट साइड की ट्रिब्यूटरी की बात करें दिबांग है, लोहित है, बूढ़ी दिहांग है और धनसिरी है। लेफ्ट साइड ट्रिब्यूटरी की बात करें तो देखो इसमें आपका दिहांग आ जाता है, सुबनसिरी आ जाता है, रंगा नदी आ जाती है, मानस आ जाता है, तीस्ता आ जाता है। तीस्ता क्योंकि तीस्ता समझौता हमारे बांग्लादेश के साथ भी है, तो इसलिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्लस ये अब जब ये बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है तो इसको जमुना बोलते हैं, और गंगा और जब जमुना दोनों मिलती हैं तो इसका नाम पद्मा हो जाता है। तो आप ये भी याद रखना, पद्मा इसका नाम होता है। फिर बराक रिवर आके मिलता है तो इसका नाम मेघना हो जाता है। बट इतना डिटेल में याद नहीं रखना, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। बस इतना याद रखिएगा। देखो ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना बोलते हैं, गंगा नदी जब आके यहाँ मिलती है तो इसको पद्मा बोलते हैं। पद्मा के बाद जब यहाँ पे आपका ये मिल जाता है, बराक रिवर मिल जाती है तो इसको मेघना बोलते हैं। तो इतने पॉइंट्स आप याद रखिएगा, ठीक है। इसके लेंथ वगैरह इतनी पूछी नहीं जाएगी, इसकी टेरिटरी पूछी जाएगी। तो कोई 3 नदियाँ कहाँ से बहती हैं आप याद रखिएगा, चाइना, ठीक है, इंडिया और बांग्लादेश, 3 देशों से होकर गुजरता है, ठीक है। तो इतना याद रखिएगा। सांगपो रिवर इसको कहते हैं चाइना में, आंशिक ग्लेशियर से निकलती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इतनी चीज़ याद रखिएगा। जो इंपॉर्टेंट मैंने इसके सहायक नदियाँ बताई वो आप प्लीज़ याद रखिएगा, ठीक है। तो ये पूरा हो गया डिटेल्स में। और एक चीज़ और याद रखिएगा, माजुली द्वीप इसी नदी के किनारे स्थित है, मतलब इसी नदी में ही स्थित है, इसी रिवर में ही, ठीक है। तीस्ता इसकी सबसे प्रमुख सहायक नदी है। रीजन क्या है, तो कंचनजंगा आपने सुना होगा, सिक्किम में है, वहाँ से निकलती है। तो इसलिए आपके लिए थोड़ा सा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इस पर वैसे 2017 में यूपीएससी ने इस पर क्वेश्चन पूछा भी है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, अब ये देखो 2016, 17, 18 के लिए दिया जाएगा। क्यों दिया जाता है आपको ये पॉइंट बस याद रखना, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए पुरस्कार दिया जाता है। अब वो पर्पज याद होना चाहिए, ठीक है। 16, 17, 18 के लिए दिया जाएगा। किसको किसको दिया जाएगा अभी आज डेट आ जाएगा तो उसको हम देख लेंगे। आगे बात करते हैं लघु वन उपज के लिए, ठीक है। लघु वन उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ाने की बात कही गई है। और वन धन योजना क्या है हम उसके बारे में देखते हैं। देखो अब लघु धन एक चीज़ आप बेसिक चीज़ें समझिए। वन धन योजना, वन धन जैसे जन धन योजना आपने सुना होगा। जन मतलब लोग होता था, वैसे वन मतलब हमारे वन होते हैं। देखो वन में अब हम क्या करते हैं, 2 तरीके से चीज़ें करते हैं। तो एक तो पेड़ काट के हम चीज़ें करते हैं, मतलब पेड़ काटते हैं, फिर उसे लकड़ियों से हम बहुत नई नई चीज़ें बनाते हैं। एक तो ये तरीका हो जाता है। लेकिन पेड़ों के अलावा भी हमारे जंगल में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे बहुत सारे बैर होते हैं, बहुत सारे फ्रूट्स होते हैं, बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स होते हैं, ठीक है। महुआ, जिसको आपने नाम सुना होगा, एक महुआ होता है जिसके लीकर्स बनते हैं, शराब बनाए जाते हैं। महुआ का बहुत ज़्यादा मतलब मेडिकल यूज़ भी बहुत जाती है। तो इन चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए क्या करी गवर्नमेंट पहल कर रही है। पहले क्या था 30% इस पर सब्सिडी मतलब MSP दिया जाता था, इसको बढ़ा के अब 40% कर दिया गया है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। वन धन योजना का पर्पज़ यही है कि पहले लोगों को प्रशिक्षित किया जाए, ठीक है। क्लस्टर बना के 10-10 सेल्फ हेल्प ग्रुप मतलब स्वयं सहायता समूह जो होते हैं उनके 10-10 का ग्रुप बनाया जाए, उनको प्रशिक्षित किया जाए कि कैसे आप मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं जो आपके पास आपके जंगल में है, ठीक है। इन जनजातियों को क्या किया जाएगा, ये मतलब शिक्षित किया जाएगा। अगर मैं वन धन योजना की बात करूँ तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने 14 अप्रैल 2018 को छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले से इसका वन धन योजना का शुभारंभ किया था, ठीक है। तो इतने पॉइंट याद रखना है। क्या किया जाएगा मैंने आपको लगभग सारी चीज़ें देखो इसमें बता दिया। उद्देश्य यहाँ पे मैंने इसीलिए जितने भी उद्देश्य हैं इसके सारे के सारे यहाँ पे नोट डाउन कर दिया है, जिससे कि आपको एटलीस्ट पता रहे कि इसका योजना का उद्देश्य क्या है। देखो यूपीएससी नॉर्मली क्या करती है, उद्देश्य पूछ लेती है, ठीक है। किस मिनिस्ट्री ने इसको किया तो ये आपसे पूछ लिया, जनजातीय मंत्रालय के द्वारा इसको किया गया। तो ये आपको इतना पता होना है कि जनजातीय कार्य मंत्रालय मंत्रालय के अंतर्गत आता है, बस इतना ही बात है। देखो मंत्री नहीं पूछा जाता, मंत्री यूपीएससी में नहीं पूछा जाता, आप ये भी चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सुरेश प्रभु ने देखो फ्लाइंग फॉर ऑल और एविएशन कॉन्क्लेव 2019 इसका दोनों का उद्घाटन किया। तो आपको बस इतना याद रखना है कि फ्लाइंग फॉर ऑल क्या है। देखो इसमें फ्लाइंग फॉर ऑल का मतलब ये है कि इसमें देखिए दोस्तों, इसमें ये मतलब चाहते हैं कि देखो एक तो हम बीज निर्माण के क्षेत्र में भी क्या हो आगे बढ़े, ठीक है।
प्लस एक तो स्मॉल यूनिट और जो बड़ी यूनिट्स हैं उनके तालमेल और सामंजस्य के क्या करें, हम अपने इस क्षेत्र को भी क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ाएं। तो इसका मेनली पर्पज़ यही है कि हम क्या कर सकें, ठीक है। द फ्लाइंग फॉर ऑल का मतलब सिंपल से इसमें कह लो कि विनिर्माण के क्षेत्र में जितनी भी चीज़ें हो सकती है उसको हम क्या करें, ऊपर बढ़ाएं, ठीक है। और उसके साथ साथ देखो इसमें क्या होगा, इससे हमारी देखो अर्थव्यवस्था को बहुत ही लाभ होगा। एक तो रोजगार भी मिलेंगे, प्लस विनिर्माण के अगर क्षेत्र में हम जाते हैं, चाहे विमानन क्षेत्र में जिसमें बहुत सारी चीज़ें होती है इसमें, ये हम देखो अब एक दो चीज़ें हम इसमें कर सकते हैं। पहला ये कि उन संसाधनों को रेखांकित किया जाए जिनकी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिस क्षेत्र में हम उसको क्या कहते हैं, नीतिगत तरीकों से कार्य कर सकते हैं। चाहे कार्गो निर्माण की बात करें, चाहे मतलब कोई भी सेक्टर इसमें रिलेटेड जितनी भी है उसको हम कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। देखो सबसे पहले बात करते हैं बगरू ब्लॉक प्रिंटिंग की। अगर बगरू ब्लॉक प्रिंटिंग की बात करें तो कहाँ का आपको याद रखना है, राजस्थान का है। राजस्थान में भी कहाँ, बगरू एक गांव का नाम है, ठीक है, राजस्थान में है बगरू गांव, तो ये चीज़ याद रखिएगा। अब देखो ये ऐसा होता क्या है, इसमें मतलब बबुल की गोंद मिलाई जाती है, काली मिट्टी और ख़राब गेहूँ, ये आटा और चूना पत्थर, इस सबको मिक्स किया जाता है। मिक्स करके एक लिक्विड बनती है। आप ये देख रहे हैं साँचे से बना होता है ऐसे, ये ऐसे डिजाइन इसमें बनी होती है, इस लकड़ी का जो बना होता है इसमें बना होता है। फिर जो प्रिंट करने के लिए जो ये मिश्रण तैयार करते हैं उसमें इसको इसमें जस्ट टच करके फिर क्या करते हैं, कपड़े पे इस पर ठप्पा मारते हैं एक तरह से कह लो, तो ये क्या हो, डिज़ाइन तैयार हो जाती है। तो आपकी तो कोई इतने काम की चीज़ें नहीं है, आप ये थोड़ा सा एक बार पढ़ लेना एटलीस्ट आपको पता रहे। बाकी आपको क्या करना है, आपको बस इतना याद रखना है कि कहाँ है ये, ठीक है। तो राजस्थान का है, ठीक है। प्रिंटिंग कहाँ की है, बगरू ब्लॉक प्रिंटिंग कहाँ की है, राजस्थान की है, ठीक है। तीनतनवाला संग्रहालय का उद्घाटन भी किया गया केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के द्वारा। आप ये याद रखना तीनतनवाला संग्रहालय कहाँ है, ठीक है। आपको बस इतने पॉइंट्स याद रखना है। बाकी देखो मेरा फ्लाइंग फॉर ऑल और एविएशन 2019 किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, आपको ये भी पॉइंट याद रखना है, ठीक है। तो एविएशन मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। आपके पॉइंट्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा आपका ये भी नहीं, सॉरी नहीं, हाँ ठीक है, एविएशन मिनिस्ट्री के अंतर्गत ही आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो यूएई अपना पहला अंतरिक्ष यात्री भेजेगा, यूएई अपना पहला अंतरिक्ष यात्री भेजेगा आईएसएस मतलब स्पेस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। अब देखो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखो ये नहीं है कि यूएई ने क्या भेजा क्या नहीं भेजा। देखो यूएई किसकी मदद से भेज रहा है आपको ये पता ना, सोयूज रॉकेट की मदद से भेजेगा। सोयूज रॉकेट किसका, यूएसए का, रसिया का है, ठीक है। ये पॉइंट्स आप याद रखिएगा। उसके अलावा अगर हम बात करें तो आईएसएस किस किस कंट्री का बनाया हुआ मिशन है ये, तो याद रखेंगे तो आप नासा यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है, रॉसकॉस्मोस यूएसए, जाक्सा जापान यूएसए, ठीक है, यूरोप और आपका सीएसए कनाडा, तो कनाडियन स्पेस एजेंसी, ठीक है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, इनकी मदद से मतलब ये क्या किया था, स्थापित किया गया था। तो ये 5 कंट्रियों की पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये 5 कंट्री कौन कौन सी है, ठीक है। तो आपके एग्जाम पॉइंट में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। एक चीज़ और याद रखिएगा, देखो 2018 में इन्होंने अपना पहला स्वदेशी निर्मित उपग्रह भेजा था जापान की मदद से, जिसका नाम है खलीफा सेट। तो वैसे ये थोड़ा सा लेस इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पूछे जाने के चांसेस नहीं है, बट फिर भी आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए, क्या पता वो पूछ दे। उसका देखो चागोस द्वीप के बारे में मैंने इसको ऐड करके रखा है क्योंकि थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट है। तो ये याद रखिएगा चागोस द्वीप पे किसका कब्जा है, ब्रिटेन का है। कहाँ पे है, तो याद रखिएगा आपका इंडियन ओशियन में है, ठीक है, हिंद प्रशांत महासागर में ही है, सॉरी हिंद महासागर में ही है। तो आप ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। अभी कौन इस पर, मॉरिशस इस पर कहता है कि ये हमारा पार्ट है, लेकिन काफ़ी टाइम से इस पर कब्जा कर रखा है किसने, ब्रिटेन ने, ठीक है। तो इतने पॉइंट्स आप याद रखिएगा। हिंद महासागर में एक द्वीप है, ठीक है, चागोस मॉरिशस। देखो ये इसका व्यू है, प्यारा सा व्यू जो आप देख रहे हो ये है, ठीक है। अब देखो इसमें अभी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ये लोग गए थे, ठीक है, लेबर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में। तो ब्रिटेन ने देखो अपना पक्ष रखा, मॉरिशस ने अपना पक्ष रखा, भारत ने इसमें क्या क्या आपको ये पता होना चाहिए। मैंने कल बहुत ही डिटेल में इसको डिस्कस किया था, तो इसलिए मैं क्विक रिवीजन के टाइप में आपको याद दिला रहा हूँ। और देखो अगर लोकेशन देखो तो यहाँ पे है मालदीव, यहाँ पे मालदीव जैसे इधर है और आपका मॉरिशस इधर है। देखो भारत ने अब मॉरिशस के पक्ष में क्यों दिया, भारत ने मॉरिशस के पक्ष में देने का रीज़न है, देखो सबसे ज़्यादा एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मतलब अगर निवेश आता है भारत में सबसे ज़्यादा तो मॉरिशस के थ्रू ही आता है। तो इसलिए भारत के लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है। आगे बढ़ते हैं। तो देखो अभी डीआरडीओ ने दोस्तों क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल का परीक्षण किया, तो आपको ये वैसे पता होना चाहिए, ठीक है। क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल किसके द्वारा परीक्षण किया गया, डीआरडीओ के द्वारा, ठीक है। अभी आप पता है कि हमारे बॉर्डर में बहुत ज़्यादा टेंशन भी है, इसलिए बस थोड़ा सा आपको ये याद रखना है। कहाँ से किया था, चांदीपुर उड़ीसा। देखो चांदीपुर से भी क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछ रखा है 2017, शायद 2017 या 18, दोनों में किसी एक में पूछा है। इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज, आई थिंक 2017, हाँ 2017 में पूछा था ये, ठीक है।
तो याद रखिएगा परिवार समृद्धि योजना, हरियाणा सरकार ने दोस्तों परिवार समृद्धि योजना चलाई है, जो पीएम किसान योजना था अभी ना, ठीक है, सम्मान निधि योजना पीएम किसान, तो उसके तहत पे ये चालू किया गया। ये लोग भी क्या कर रहे हैं, 6,000 रुपये, ठीक है, पर ईयर दिया करेंगे। और उसके लिए 2 कंडीशन रखी गई है। पहली कंडीशन ये है कि आपकी इनकम क्या होना चाहिए, 15,000 से कम होनी चाहिए, ठीक है, और हरियाणा के आप क्या होने चाहिए, पर्सन होने चाहिए, मतलब हरियाणा से बाहर तो नहीं मिलेगा क्योंकि हरियाणा सरकार की परियोजना है। तो परिवार समृद्धि योजना आपको याद रखना है, 15,000 रुपये से अगर कम इनकम है तो आप इसका लाभ ले सकेंगे। तो देखो 6,000 तो गवर्नमेंट दे रही है पहले से, केंद्र सरकार, 6,000 स्टेट गवर्नमेंट दे देगी, तो टोटल आपको 12,000 पर मंथ, 12,000 मतलब वार्षिक रूप से आपको इसमें लाभ मिलेगा। तो ये अच्छी पहल है गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। तो याद रखिएगा, तो वार्षिक इनको 6,000 रुपये राज्य सरकार से मिलेंगे, 6,000 रुपये केंद्र सरकार से मिलेंगे, तो टोटल 12,000 हो जाएगा। अब ये चीज़ याद, एक चीज़ और मिक्स मत करिएगा कि दोनों योजना सेम है, कि पीएम किसान और परिवार समृद्धि योजना अलग अलग है। ये भी योजना अलग है क्योंकि ये केंद्र राज्य सरकार की है और पीएम किसान केंद्र सरकार की है, तो वो 6,000 अलग मिलेंगे इनको। तो दोनों मिक्स एक जैसे नहीं है, बट एक उसके इक्विवेलेंट दिखते हैं, कि एक जैसे दिखते हैं, बट ये दोनों अलग अलग है। रीजन देखो ये है कि अभी इलेक्शन हरियाणा का होने वाला, तो आप ये भी कह सकते हो इस वजह से आया हुआ है। भारत इटली संयुक्त आयोग, अब देखो ये इनका मीटिंग हो रही है। देखो ये क्या मीटिंग हुई, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, किस चीज़ के लिए मीटिंग है, तो याद रखिएगा आर्थिक सहयोग में कृषि, बौद्धिक संपदा, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिस पे चर्चाएँ होंगी। मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि देखो कोई भी 2 देश मिलते हैं, देखो 3 ही 4 चीज़ें होती है। एक तो आर्थिक सहयोग होता है, एक रक्षा सहयोग होता है, एक कूटनीतिक सहयोग होता है। कूटनीतिक मतलब दूसरे देशों के साथ हमारा तालमेल कैसा होना चाहिए। उसके अलावा आतंकवाद का आज के मुद्दा ऐड हो गया, ये होता है, प्लस एक पर्यावरण और कल्चर का मुद्दा होता है। इतने मुद्दों पे हम तो सारे, आप कोई भी मीटिंग देख लो, चाहे हमारे देश के प्रधानमंत्री गए हों, चाहे राष्ट्रपति गए हो, चाहे आपके डिफेंस मिनिस्टर गई हो, चाहे आपका एक्सटर्नल अफेयर के मंत्री गई हो सुषमा स्वराज जी, सारे इसी मुद्दे पे बात करते हैं। ये देखो आपकी एक पर्टिकुलर ऐसा गोल्डन चीज़ है, अगर ये पॉइंट्स आपने याद रख लिए तो आप कोई भी क्वेश्चन पूछे जाए IR का, उसमें सब में ये आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं भारत इटली से। अब इसमें तो इटली कहाँ आपको एग्जाम पॉइंट से ये इंपॉर्टेंट आता है। तो अगर इटली को देखोगे आप, तो इटली यहाँ पे इसकी कैपिटल रोम है, ठीक है, और यहीं पे एक सिटी है वेटिकन सिटी, जो दुनिया की सबसे छोटी सिटी है, लगभग 13-14 किलोमीटर की यही बस है सिटी है, मतलब देश है ये, सॉरी सिटी बोल रहा हूँ, पूरा देश है ये, ठीक है। तो आपको इतना याद रखना है। अब देखो एड्रियाटिक सी इस साइड इसके लगता है, ठीक है, टेरिनियन सी इस साइड है। आपको ये याद रखना है कि इससे पड़ोसी कंट्री कौन कौन से, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, फ्रांस, इसका बॉर्डर लगता है, और मेडिटेरियन सी से भी इसका बॉर्डर लगता है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, आयोनिक सी से भी इसका बॉर्डर लगता है। तो ये आपके एग्जाम पॉइंट से इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। गोल्डन कोबरा अभ्यास याद रखिएगा, भारत के बीच नहीं है ये, टोटल दोस्तों कई देशों के बीच में होता है, लेकिन इसको कराता कौन है, इसको कराता है आपका थाईलैंड और अमेरिका मिलकर कराते हैं, ठीक है। मैंने कल भी आपको डिस्कस किया था। अब देखो आज का प्रश्न देखते हैं कि कल का प्रश्न देखते हैं। हाल ही खबरों में रहा चागोस द्वीप के बारे में मैंने पूछा था, आज मैंने इसलिए इसको रिपीट किया है कि आपको यहाँ पे भी आंसर देना था मुझे, ठीक है। तो उसका देखो वर्तमान में ब्रिटेन को कब्जा है, ये भी आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने ब्रिटेन को तत्कालीन द्वीप खाली करने के लिए बात की है, ये भी सही है। ये हिंद महासागर में स्थित है, ये भी सही है। तो उपयुक्त सारे सही हो जाएंगे इसमें। और मॉरिशस के स्वामित्व वाला द्वीप है, तो मॉरिशस कहता है कि यह है, ये हमारा ही द्वीप है, लेकिन किसने कब्जा कर रखा है, ब्रिटेन ने कब्जा कर रखा है। तो सारे ऑप्शन से सही होंगे। आज के लिए आपका क्वेश्चन है कि परिवार समृद्धि योजना हरियाणा सरकार ने चलाया, ठीक है। तो हरियाणा सरकार द्वारा लॉन्च की गई है एक नई परियोजना है। इसका उद्देश्य कमजोर परिवारों को सहायता उपलब्ध कराना। इसके तहत 6,000 रुपये वार्षिक राशि दी जाएगी। 15,000 से कम मासिक आय वाले व्यक्तियों को इस योजना का लाभ मिलेगा। तो आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो बस इतना ही रखते हैं। आज थोड़ा सा लेट भी हो गए हैं, ठीक है, बट मैं कोशिश करूँगा कि आपको अर्ली मॉर्निंग दे दूँ, ठीक है। और देखो थोड़ा सा हो सकता है बैकग्राउंड में नॉइज़ वगैरह आए, क्योंकि अभी मैं मुंबई में हूँ दोस्तों, ठीक है। तो मैं यहाँ से वापस अभी रिटर्निंग मेरी 10 मार्च को है, ठीक है, 10 मार्च की मेरी फ़्लाइट है। तो मैं थोड़ा सा मतलब आपको थोड़ा सा एडजस्टमेंट हो सकता है, मतलब मैं कोशिश करूँगा कि आपको अर्ली मॉर्निंग 6 AM दे दूँ, ठीक है। और जो लोग कह रहे हैं सर एडिटोरियल नहीं आ रहा, तो मैं कोशिश करूँगा कि आज से भी एडिटोरियल हम चालू कर देंगे, तो रेगुलरली आपको देते रहें, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हमेशा की तरह खुश रहिए, लोगों में प्यार बांटते रहिए। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।